Hello and welcome on Zontech Online Education. So friends, today we will discuss on Rajasthan review session is totally based on BCTQ model. Build concept through question. Hereby we will discuss about question as well their concept. हिंदी मीडियम के लिए यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पे राजस्थान रिव्यू सेशन चल रहा है BCTQ के फॉर्मेट पे, जिसके अंदर राजस्थान पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इन सभी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ है वो इस BCTQ फॉर्मेट के अंदर आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। और उसके साथ ही हर ऑप्शन के साथ जो भी कॉन्सेप्ट इसके अंदर है उस कॉन्सेप्ट के बारे में भी यहाँ डिस्कशन किया जाएगा। So friends, this session suitable for both Hindi and English medium student and my maximum effort to teach in bilinguistic method. ये जो हमारी क्लास है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सूटेबल है और साथ में मैं आपको यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों के हिसाब से जो भी फ्रेजेस हैं उसको कवर करते हुए यहाँ पे बात करेंगे। सो स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 इज, यह ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निज़ामी का ये कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? ऑप्शन है जैसलमेर का किला, सेकंड तारागढ़ किला, थर्ड चित्तौड़ का किला और फोर्थ है जालोर का किला। दिस क्वेश्चन रेफर्स टू राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, स्पेसिफिकली फोर्ट आर्किटेक्चर। ये राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर जो संस्कृति, कला संस्कृति है उस विषय से लिया गया है और यहाँ पे पर्टिकुलर आर्किटेक्चर जो राजस्थान की स्थापत्य कला है उसके अंदर से क्वेश्चन को लिया गया है और आपको यहाँ बताना है, उस फोर्ट को आइडेंटिफाई करना है जिसके लिए हसन निज़ामी ने ये स्टेटमेंट दिया। क्वेश्चन पेपर में आपको बहुत से फोर्ट से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट दिए जाएंगे और उस स्टेटमेंट को किसने कहा, जैसे अबुल फजल ने कहा, बदायूं ने कहा, ऐसे सबके अलग अलग स्टेटमेंट है पर्टिकुलर फोर्ट को लेके। उस फोर्ट को लेके आपको हर का स्टेटमेंट याद रखना है। दूसरा आपको फोर्ट के साथ ये याद रखना है कि उस फोर्ट का टाइप्स कौन सा है। जैसे आप फोर्ट्स के टाइप्स पढ़े होंगे, यू हैव स्टडीड अबाउट 5 टाइप्स ऑफ फोर्ट्स, हिल फोर्ट, वाटर फोर्ट, सैंड फोर्ट, ऐसे अलग अलग जो शुक्र निधि के अंदर जो बताए गए हैं किलों के वर्गीकरण या दुर्ग का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्ट, उसके अंदर हम अलग अलग फोर्ट का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। वो भी हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इसको कवर अप करेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की ओर वापस आते हैं और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यह ऐसा किला जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निज़ामी का एक कथन राजस्थान के किस किले के बारे में था? फॉर इंग्लिश मीडियम दिस क्वेश्चन आस्क अबाउट अनकॉन्क्वर्ड फोर्ट ऑफ राजस्थान। आपको यहाँ पे पूछा गया है कहाँ पे इसको कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका, यानी ये इनविंसिबल है, अनकॉन्क्वर्ड है, उसके लिए आपको कौन सा किला इसको आइडेंटिफाई करना है। सो फ्रेंड्स, राइट आंसर है इसका जालोर फोर्ट। जालोर फोर्ट is the right answer. Let's talk about Jalor Fort. Jalor Fort considered as one of most unconquered fort of the country. As well, I say about invincible fort of the country. The fort has famous saying that let the sky to be torn, let the earth upside down, let the iron armor cut to be pieces, but body fighting alone Jalor would not surrender. यानी जालोर फोर्ट के बारे में बात किया गया है कि भले ही आकाश फट जाए या पृथ्वी इधर से उधर हो जाए या भले ही जो आर्मर है, लोहे के जो आर्मर्स हैं, आर्मर्स भी कट हो जाए तो भी बॉडी अकेली फाइट करेगी, जालोर सरेंडर नहीं करेगा। लेट द स्काई टू बी टॉर्न, लेट द टर्न्स अर्थ अपसाइड डाउन, लेट द आयरन आर्मर कट टू बी पीसेस, बॉडी फाइटिंग अलोन जालोर वुड नॉट सरेंडर। ये फेमस सेइंग है इस जालोर फोर्ट के बारे में। यानी ये सेइंग या ये कथन आपको बता रहा है, कहने का मतलब ये इनविंसिबल फोर्ट रहा है कंट्री का। यानी यह फोर्ट हिंदी मीडियम के लिए मैं बता दूं अजय रहा है, इसको कोई भी आक्रमणकारी इसका गेट तक नहीं खोल पाया, इसको जीत नहीं पाया। यहाँ पे इस बारे में यहाँ डिस्कशन हो रहा है, इस क्वेश्चन की थीम ये है। दूसरी बात, इट इज़ बिलीव्ड इट वाज बिल्ट अबाउट 8 to 10 सेंचुरी बाय परमार राजपूत डायनेस्टी। यहाँ पे विश्वास किया जाता है और ये माना जाता है कि इस फोर्ट का जो निर्माण है, इस दुर्ग का निर्माण परमार राजपूत शासक द्वारा किया जाता है। दिस फोर्ट बिल्ट अलॉन्ग विद बैंक ऑफ सुकड़ी रिवर। इस फोर्ट का जो निर्माण है वो जो सुकड़ी नदी का किनारा है उसका जो बैंक है वहाँ पे इसको बनाया गया है। आप कोई भी फोर्ट राजस्थान का पढ़ेंगे उसके अंदर अलग अलग फोर्ट के वेराइटीज़ हैं, क्लासिफिकेशन है, और कुछ फोर्ट हैं वो वाटर फोर्ट हैं। जैसे आप पढ़ेंगे गागरोन फोर्ट, काली सिंध आहू नदी के कॉन्फ्लुएंस पे बड़े हुए हैं।
इस तरीके से आप देखेंगे चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है, बामनी नदी, गंभीरी, ये इस तरीके से ये जो फोर्ट है ये सुकड़ी नदी, जालोर के अंदर एक नदी है, रिवर है सुकड़ी रिवर, वहाँ की किनारे पे बना हुआ है। दूसरी बात, हम जालोर फोर्ट की बात करते हैं, जालोर फोर्ट के बारे में बात करते हैं, तो जालोर जो नाम है, जालोर शब्द है, इसे जबालीपुर या जाबालीपुर भी कहा जाता था। जालोर वेल नोन अबाउट जबालीपुर इन एंशिएंट टाइम, जो प्राचीन समय है इसे जबालीपुर या जाबालीपुर कहा जाता है। दूसरी बात, इट्स आल्सो नोन एज गोल्डन माउंट, गोल्डन माउंट या स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी, गोल्डन माउंट, या इसे हिंदी में कहें सोन गिरी। और आपने यहाँ हिस्ट्री में पढ़ा होगा, एज ऑफ नाउ यू हैव स्टडीड हिस्ट्री, सोनगरा चौहान डायनेस्टी, सोनगरा चौहान, जिसमें आपने देखा होगा कान्हड़ देव, वीरम देव, उसके बाद आपने जो इसकी डायनेस्टी में अलग अलग पढ़े होंगे चौहान राजवंश, वो इस तरीके से सोनगिरी और सोनगरा चौहान के बारे में। जालोर को जाबालीपुर भी कहा जाता है, इसे सोनगिरी भी कहा जाता है, और ये एक तरीके से इट्स पार्ट ऑफ गुर्जर एरिया इन दैट टाइम। और यहाँ पे थे प्रतिहार शासक, प्रतिहार द्वारा ये एक तरीके से संरक्षित था। दूसरी बात, इस जालोर दुर्ग के बारे में हम बात करें, जालोर दुर्ग के बारे में बात करने पे हमें ये पता चलता है इन 1311 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी अटैक ऑन दिस जालोर फोर्ट। आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ आपको पता होगा कि वहाँ पे इस पे आक्रमण हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी खुद आए थे, क्योंकि जो गुजरात विजय के दौरान वे जा रहे थे तो इन पे जो कान्हड़ देव और वीरम देव इन्होंने जाने नहीं दिया था, तो उसके लिए यहाँ पे 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। फिर केसरिया हुआ था, जौहर हुआ था, वो आप एक हिस्ट्री का पार्ट है। यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर के लिए ये जो कॉन्टेक्स्ट है यहाँ तक समझना ज़रूरी है। यह एक तरीके से इनविंसिबल फोर्ट है या अनकॉन्क्वर्ड फोर्ट है, इसे जीता नहीं गया है। इस पे तैमूर लंग वगैरह सभी का आक्रमण हुआ बाहरी शासकों का, तो भी इसे जीता नहीं गया। जालोर के अंदर है, जालोर का नाम मैंने बता दिया, जबालीपुर था। उसके बाद यहाँ इसे सोनगिरी या गोल्डन माउंट भी कहा जाता है, और दैट्स वाई यहाँ पे सोनगरा चौहान इस शब्द से निकला है, सोनगिरी से। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। दूसरा, इसका थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। जालोर का किला सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है। फॉर हिंदी मीडियम, जालोर का किला सोनगिरी पहाड़ पर स्थित है। यह किला सुकड़ी नदी के किनारे, जैसे मैंने बताया आपको, सुकड़ी नदी के किनारे बना हुआ है। शिलालेख में जालोर का नाम जाबालीपुर, शिलालेख में जालोर का नाम जाबालीपुर और किले का नाम सुवर्णगिरी है। गोल्डन माउंट, जाबालीपुर, आई सेड अबाउट जाबालीपुर एंड सुवर्णगिरी या गोल्डन माउंट। इस किले का निर्माण प्रतिहारों द्वारा 8वीं सदी में करवाया गया था। इस किले पर परमार, चौहान, सोलंकियों, तुर्कों और राठौड़ों का समय समय पर आधिपत्य रहा है। किले के भीतर बनी तोपखाना मस्जिद, पूर्व में परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी, और यहाँ का प्रसिद्ध शासक कान्हड़ देव चौहान, आपको याद रखना इनका टाइम पीरियड है 1305 टू 1311, जो अलाउद्दीन खिलजी से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। यहाँ पे बहुत सारी स्टोरी, वीरम देव, फिरोज़ा और ये सब चीज़ें। पहले इनका फर्स्ट जो बैटल होता है उसके अंदर इस तरीके से संधि हो जाती है कि वीरम देव को वहाँ पे दरबार के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के वहाँ नियुक्त किया जाता है। फिर फिरोज़ा, एक लव अफेयर्स, लव स्टोरी, इट्स पार्ट ऑफ हिस्ट्री। आपको यहाँ बस इतना याद रखना है फॉर कॉन्सेप्ट ऑफ आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला के लिए जालोर दुर्ग इनविंसिबल रहा है, अजय रहा है। दूसरी बात, यहाँ कोई भी आक्रमणकारी यहाँ तक पहुँच नहीं पाया, इसको जीत नहीं पाया है। सुकड़ी नदी के किनारे पे बना हुआ है, इसे सोनगिरी कहा जाता है, यहीं से सोनगरा चौहान की उत्पत्ति मानी जाती है। दूसरी बात, इस पे जो अंदर मस्जिद है, जैसे तोपखाना मस्जिद है, उसके बाद संस्कृत पाठशाला है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई फोर्ट पढ़ेंगे तो आपको कुछ बेसिक चीज़ों को याद रखना है, जैसे फोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। आप जब फोर्ट पढ़ रहे हैं तो आपको फोर्ट के बारे में ये पता होगा कि फोर्ट का निर्माण क्यों किया जाता है। बेसिकली इट्स टोटली अबाउट सिक्योरिटी, सुरक्षा के लिए और रहने के लिए। दो तरीके से वहाँ पे तो दुर्गों का निर्माण हुआ है। और साथ में आप देखेंगे दुर्ग के अंदर मंदिर होंगे, जलाशय होंगे, रिजर्वायर, वाटर रिजर्वायर। उसके बाद वहाँ पे आपको कुछ कैनन्स मिलेंगी, मस्जिद, तोप खाने, जैसे आप पर देखेंगे यहाँ पे जयपुर के अंदर ही बात करें, नाहरगढ़ के अंदर, जयगढ़ के अंदर
कैनन मिलती है, जयबाण तोप, इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी, तोप इस तरह की चीज़ें आपको दुर्ग के अंदर मिलेंगी। आपको ध्यान रखना है हर दुर्ग के अंदर, जैसे आप चित्तौड़ के अंदर जाएंगे तो मीरा टेम्पल मिलेगा, कुमश्याम मंदिर, कुंभलगढ़ के अंदर जाएंगे तो वहाँ कुछ अलग चीज़ें, कटारगढ़ है, ये जो बेसिक अंदर क्या इनबिल्ट स्ट्रक्चर है वो आपको ध्यान रखना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड ऑन सेकंड क्वेश्चन। पुरुष प्रधान नृत्य जिसमें 3 पंक्तियां होती हैं, जिसमें एक पंक्ति में नर्तक, दूसरी में वादक, तीसरी में गायक होते हैं, जिनके हाथों में मोरपंखी से युक्त छड़ियां होती हैं, वह फाल्गुन माह में मेवात क्षेत्र में किया जाता है, कौन सा है? दिस क्वेश्चन रेफर्स टू राजस्थान फोक डांस। ये राजस्थान के लोक नृत्य से लिया हुआ प्रश्न है, जिसके ऑप्शन है बम रसिया, सेकेंड जमरा, थर्ड डांग, फोर्थ चौगोला। एक्चुअली दिस लाइन जैसे यहाँ पे कही गई है, एज फार एज सेड, वैसी डायरेक्ट लाइन एग्जाम के अंदर पूछी गई है। इसलिए आप कोई भी डांस वगैरह आप देखें, आप फोक डांस को पढ़ें, उसके अंदर जो स्पेसिफिक उनकी जो फीचर्स हैं, जिस तरीके से लाइन का अरेंजमेंट होता है, उसको आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्मेटिंग उसी तरीके से होती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे पुरुष प्रधान नृत्य यानी मेल सेंट्रिक डांस, 3 पंक्तियाँ होती हैं, 3 टाइप की रो होती है, जिसमें एक पंक्ति के अंदर डांसर, सेकेंड में जो म्यूजिकल प्लेयर होते हैं वो, और थर्ड में सिंगर। यानी आपके फर्स्ट में आ गए डांसर जो नर्तक हैं, सेकंड में आएंगे आपके इसके अंदर जो वादक हैं यानी जो आर्टिस्ट हैं या प्लेयर हैं, और थर्ड होते हैं सिंगर। इस तरीके का इसके अंदर पैटर्न होता है, और ये फाल्गुन माह में और स्पेसिफिकली मेवात क्षेत्र में किया जाता है। मेवात क्षेत्र इज सेंस ऑफ अलवर, तो यहाँ पे किया जाता है वो कौन सा नृत्य? बम रसिया, झमरा, डांग और चौगोला। तो इसका राइट आंसर है बम रसिया। ये नृत्य होता है आपका मेवात क्षेत्र के अंदर, फाल्गुन माह में होता है। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फोक डांस के ऊपर कि फोक डांस क्या होते हैं, लोकगीत, लोक नृत्य क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स, फोक डांस, फोक म्यूजिक and instruments are integral part of Rajasthan culture. As well, it's also important for exam point of view. This topic shouldn't be missed at all. The next things, folk music or folk dance reflect rituals, traditions and customs of rural village, rural Rajasthan. It's also performed on special festival, likewise Diwali, Holi, and that time it was performed by male and female also. Third things, this folk dance highlight of folk dance is colorful dresses, turbans and captivating dance step. ये चीज़ें इसके अंदर फोक डांस में होती हैं। अगर हम बात करते हैं हिंदी मीडियम के अंदर, तो जो लोकगीत है, लोक नृत्य और वाद्य यंत्र, जैसा हम क्लास में पढ़ चुके हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा मैंने बताया कि इसे आपको मिस नहीं करना है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में। थर्ड चीज़ है कि ये जो फोक डांसेज हैं या लोकगीत हैं, लोक नृत्य हैं, ये एक तरीके से इंट्रीगल पार्ट है राजस्थान कल्चर का। जो राजस्थान की जो संस्कृति, सभ्यता है, इससे जुड़ा हुआ बहुत इम्पोर्टेंट भाग है। यहाँ पे अगर हम लोक संगीत की बात कर रहे हैं, तो लोक संगीत जो हमारे ट्रेडिशनल, जो हमारी पारंपरिक रीति रिवाज हैं, पारंपरिक हमारी जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशन है, रिचुअल्स हैं, उसका एक तरीके से ये मिरर है, यानी इट्स मिरर ऑफ सोसाइटी। इसे समाज का दर्पण भी कहा जा सकता है। तीसरी बात है इसके अंदर कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो फोक डांसेस हैं, ये या लोक नृत्य हैं, ये स्पेसिफिक किसी फेस्टिवल पे किए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे होली पे, फाल्गुन पे, दिवाली पे, ऐसे अलग अलग लोक यहाँ नृत्य हैं या फोक डांसेस हैं, वो किए जाते हैं। और साथ में आप देखेंगे कि ब्यूटीफुल जो ड्रेसेस होती है, रंग बिरंगी पगड़ियाँ, उसके बाद कुर्ते हैं, उसके बाद एक कैप्टिवेटिंग डांस स्टेप होती है, यानी कहते हैं आकर्षक नृत्य स्टेप्स, यानी उसकी जो अलग अलग फॉर्मेशन होती है वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। इसी अलग अलग डांस फॉर्मेशन के अंदर एक क्वेश्चन में आपको बताया गया कि एक पंक्ति के अंदर आपके होंगे डांसर होंगे, सेकंड में इसमें प्लेयर या आर्टिस्ट होंगे, थर्ड में सिंगर होंगे। तो इस तरीके से ये फॉर्मेशन होता है फोक म्यूजिक या लोक नृत्य का। अब यहाँ पे बात करते हैं, राइट आंसर इसका है इस क्वेश्चन का मेवाड़ का बम रसिया। आप साथ में जब भी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पढ़ें, थोड़ा सा आप इसको कंबाइंडली पढ़े राजस्थान ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में, तो साथ साथ चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। यहाँ पे बात हुई है मेवात। मेवात ज्योग्राफिली आप जानते हैं अलवर के अंदर। सेकंड, अगर इसको आर्ट एंड कल्चर में राजस्थानी डायलेक्ट, राजस्थानी भाषा बोली के माध्यम से जाने, तो इसमें मेवाती
बोली जाती है, मेवाती, अहिरवाटी। और ये भाग आते हैं राजस्थान के जो डायलेक्ट के अंदर या राजस्थान की बोली के अंदर आते हैं उत्तरी पूर्वी। आप थोड़ा यहाँ राजस्थानी डायलेक्ट या राजस्थानी भाषा को भी समझो, क्योंकि हमारा फॉर्मेट ही है BCTQ। आपको इसके साथ क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा जिसको आप समझिए। जैसे राजस्थानी भाषा या बोलियां की बात करें, राजस्थानी लैंग्वेज और डायलेक्ट की बात करें, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन इन्होंने सबसे पहले इसको राजस्थानी शब्द का, उससे पहले यहाँ इसे मरु भाषा, मरु देश, उसके बाद मरुभूमि भाषा, इसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिलता है। सेकेंड बात है उद्योतन सूर्य की कुवलय माला, उसके अंदर भी बात की गई 18 अलग अलग रूरल लैंग्वेज के अंदर, उसके अंदर राजस्थानी भाषा है। तीसरी बात अगर हम बात करें, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने इसको 5 अलग अलग पार्ट में क्लासिफाइड किया है। जैसे फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं तो सबसे पहले इस तरफ वाला पार्ट है, इसे कहा जाएगा पश्चिमी राजस्थानी बोली। आप यहां देखेंगे ये हो जाएगा उत्तरी पूर्वी, नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थान डायलेक्ट। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे ये होगा मध्य पूर्वी, मिडल ईस्ट डायलेक्ट या मध्य पूर्वी राजस्थानी बोली। उसके बाद आप यहाँ देखोगे ये होगा दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी बोली या सदर्न ईस्टर्न डायलेक्ट, और यहाँ लास्ट में होगा दक्षिणी बोली। इस तरीके से 5 भागों के अंदर बांटा गया है। जैसे हम पश्चिमी बोली के अंदर बात करें तो बेसिकली होती मारवाड़ी। अगर आप यहाँ पे थोड़ा इसको मैप के थ्रू समझेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हमारा राजस्थान है, ये एक तरीके से एक रफ डायग्राम है। आप समझिए कि राजस्थान का मैप है, और राजस्थान के मैप के बारे में आप जानते हैं कि राजस्थान का नक्शा है वो रोहम्बस, या इसे कहते हैं विषम कोणी चतुर्भुज या काइट पतंगाकार। साथ में आप देखिए, अगर हम भाषाओं के बारे में बात कर रहे हैं तो आप यहाँ ज्योग्राफिकली समझते हैं कि इस तरीके से अरावली पर्वतमाला सेंटर से निकलती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम मारवाड़ी भाषा के बारे में बात कर रहे हैं या मारवाड़ी बोली के बारे में बात कर रहे हैं। व्हेन एवर वी टॉक अबाउट मारवाड़ी डायलेक्ट, तो आपको याद रखना है जो अरावली का वेस्टर्न वाला पोर्शन है उसके अंदर मारवाड़ी बोली बोली जाती है, मारवाड़ी डायलेक्ट है। और इस मारवाड़ी बोली के अंदर अलग अलग उप बोली भी हैं, जैसे आप शेखावटी पढ़ेंगे, उसके बाद देवड़ावाटी, गोड़वाड़ी, इस तरीके से अलग अलग बोली हैं। पर अगर आप ज्योग्राफी देखेंगे तो आपको यहाँ पे वेस्टर्न का मतलब यही होता है कि आप यहाँ तक रुक जाएं, पर आपको आर्ट एंड कल्चर के साथ चलना है तो इस तरीके से वेस्टर्न मतलब ये पूरा हुआ, आपको ध्यान रखना है। यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया एक तरीके से वेस्टर्न है, वेस्टर्न ऑफ अरावली, आपको यहाँ ये समझना है। दूसरी बात, अगर हम मारवाड़ी की बात करते हैं, मारवाड़ी के अंदर यहाँ पे बोली के अंदर एक तो मारवाड़ी तो बोली जाएगी, सेकंड होगा इसके अंदर मेवाड़ी, थर्ड होगा शेखावटी, फोर्थ होगा इसके अंदर देवड़ावाटी, फिफ्थ है इसके अंदर वागड़ी। ये जो चीज़ें हैं, ये जो डायलेक्ट हैं या ये बोलियां हैं, ये इस तरीके से आपके पश्चिमी बोली के अंदर इसको सम्मिलित किया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ उत्तर पूर्वी की, उत्तर पूर्वी वाला एरिया आप ये मानो यहाँ पे होती है मेवाती और अहिरवाटी। ये बोलियां आपको यहाँ पे मिलेगी नॉर्थ ईस्टर्न के अंदर, उत्तरी पूर्वी। अगर मैं बात करता हूँ मध्य पूर्वी या मिडिल ईस्ट के बारे में, तो आप यहाँ से लेके ये वाला पूरा हाड़ौती का एरिया तक आप इसके अंदर मान लीजिए, ये वाला एरिया है ये मध्य पूर्वी होगा। इसके अंदर कौन सी लैंग्वेज होगी, जैसे यहाँ पे आ जाएगी ढूंढाड़ी बोली। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे तोरावाटी जो सीकर के आसपास बोली जाती है। तोरावाटी के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आती नागरचोल जो टोंक के दक्षिण भाग में, एक काठेड़ी भी आती है जो जयपुर के दक्षिण भाग में, उसके बाद हाड़ौती। ये जो डायलेक्ट हैं, ये बोलियां हैं, ये एक तरीके से मध्य पूर्वी बोलियों के अंदर इसको क्लासिफाइड किया गया है। अगर नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है इसके अंदर 2 बोलियां हैं, एक तो मालवी और रांगड़ी, और जो लास्ट सदर्न रीजन है इसमें 2 हैं, भीली और निमाड़ी। एग्जामिनर आपसे यही चीजें पूछता है कि कहने का मतलब उत्तर पूर्वी के अंदर निम्नलिखित में से कौन सी बोलियां सम्मिलित की जाती हैं। आपको यहाँ समझना, उत्तरी पूर्वी तो आपको याद होना चाहिए अहिरवाटी, मेवाती। इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होता है एग्जाम में।
यहाँ पे मैं आपको कंबाइंड पढ़ा रहा हूँ, राजस्थान ज्योग्राफी भी इसके साथ चलती रहेगी, इकोनॉमिक्स चलेगी और पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आएंगे उसके साथ भी चलेंगे और उसके बाद हम ये आर्ट एंड कल्चर भी साथ पढ़ेंगे। तो हम फोक डांस से आ गए हम मेवाती शब्द पे, और मेवाती शब्द से मैंने आपको पूरा राजस्थानी लिटरेचर डायलेक्ट पढ़ा है, राजस्थानी भाषा और बोलियों को इस तरीके से डिवाइड किया है। जैसे हमने मारवाड़ी आप समझते हैं कि वेस्टर्न में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर इसमें बोली जाती है। मेवाड़ी आप जानते हैं जो उदयपुर संभाग है, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा को छोड़कर जिले हैं। शेखावटी आप जानते हैं जो हमारा उत्तरी एरिया है, सीकर, चूरू, झुंझुनू, वहाँ पे बोली जाती है। देवड़ाबाटी इस आल्सो सब डायलेक्ट ऑफ मारवाड़ी, और इसको यूज़ किया जाता है, इट्स यूज्ड इन सीहोर डिस्ट्रिक्ट, सिरोही डिस्ट्रिक्ट, आपको यहाँ ध्यान रखना है, सिरोही जिले के अंदर बोली जाने वाली बोली। और वागड़ी आप जानते हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर। इसी तरह आप इसमें आएंगे मेवाती के अंदर, नॉर्थ ईस्ट में, उत्तरी पूर्वी के अंदर मेवाती, अलवर के अंदर अहिरवाटी भी वही है। अहिरवाटी का सेंस है कि अलवर और हरियाणा इसको जो जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं वहाँ बॉर्डर पे अहिरवाटी होती है, और इसे राठी भी कहा जाता है क्योंकि हरियाणा का क्षेत्र राठ प्रदेश होता है। दूसरी बात हम बात करते हैं तोरावाटी सीकर के अंदर। नागरचोल का मतलब जो टोंक का सदर्न भाग, टोंक जिला है उसका दक्षिणी भाग है, वहाँ नागरचोल होता है। काठेड़ी जयपुर का दक्षिण भाग, ये उप बोलियाँ हैं ढूंढाड़ी की, ये ढूंढाड़ी की उप बोली है। नागरचोल, काठेड़ी और हाड़ौती आप जानते हैं, हाड़ौती रीजन। और यहाँ पे हम बात करें दक्षिणी पूर्वी की तो मालवी और रांगड़ी। मालवी का मतलब यही है कि एक तरह से मालवा प्लेटू, यानी जो हमारे जो जिले हैं दक्षिण पूर्वी वाले और जो मालवा का पठार इधर से मध्य प्रदेश का मिल रहा है, वहाँ पे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं झालावाड़ वगैरह, वहाँ पे मालवी और रांगड़ी मतलब इम्पैक्ट ऑफ मारवाड़ी इन मेवाड़ी, यानी कहना मतलब जो मालवी है, मालवी के ऊपर मारवाड़ी का इफेक्ट आएगा तो उसे वो कहा जाएगा रांगड़ी। और सदन में हमारे बीली और निमाड़ी ये है। इस तरीके की ये बोली बोली जाती है। अब वापिस हम लौटते हैं लोक नृत्य पे या फोक डांस पे। अब बम रसिया के बारे में बात कर ली। ये मेवात का क्षेत्र है, इसके अंदर डांसर होते हैं फर्स्ट में, फिर प्लेयर होते हैं, सिंगर होते हैं, इस तरीके का इसके अंदर पैटर्न होता है। और बम रसिया के अंदर आप एक चीज़ याद रखना, अगर हम इसके अंदर आपको एक चीज़ और भी पढ़नी है साथ ही साथ, वाद्य यंत्र या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है बम, इसे कहा जाता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और ये आपको बताना है, आप या नाम से जानते हैं एक तरीके से। ये अगर हम वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण करते हैं, व्हेन वी क्लासिफाइड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसे अवनद्य वाद्य कहा जाता है, यानी ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर लेदर मेंडिंग होती है या चमड़े की खाल चढ़ाई जाती है, वो इस तरीके से बम ये इस तरीके का होता है। ये आपने टेम्पल्स में, मंदिरों में देखा भी होगा। इसको बजाया जाता है मेवात के अंदर फाल्गुन माह में। और फाल्गुन माह में क्यों? क्योंकि अच्छी फसल की पैदावार होती है, इसलिए वहाँ पे घर घर के अंदर इसको बजाया जाता है और एक तरीके से रात्रिकालीन नृत्य होता है। दूसरी बात, अगर हम बम की बात कर रहे हैं, एक इसके साथ और दूसरी चीज़ आती है नौबत। आपने एक शब्द पढ़ा होगा वाद्य यंत्र के अंदर, नौबत। नौबत यही है, बट समस्या क्या है नौबत के साथ, ये जो नगाड़े हैं आपने देखे होंगे नगाड़े, उसके साथ दो होते हैं, एक बिगर और एक स्मॉलर, इसको कहा जाएगा नौबत। यानी इससे बड़ा हो, लार्जर शेप में हो, बिगेस्ट में हो नौबत। और साथ में एक चीज आती है दमामा, ये अगर बड़ा होता है तो इसे दमामा कहा जाता है। और नौबत मतलब ये दोनों हो एक साथ, युगल में हो, पैर में हो, इसे नौबत कहा जाता है। ये बहुत बड़ा पोर्शन है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर आप इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं या मेरी क्लास होगी इंडियन हिस्ट्री के अंदर, इंडियन हिस्ट्री के अंदर हम आर्किटेक्चर, आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं, वहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट है, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है इंडियन हिस्ट्री के अंदर आर्ट एंड कल्चर का। उसके अंदर अलग अलग है, जैसे अजंता स्टाइल, एलोरा स्टाइल, उसके बाद आप पढ़ेंगे उसके अंदर क्लासिकल म्यूज़िक, कर्नाटक म्यूज़िक, इंडियन म्यूज़िक, इस तरीके से अलग अलग चीज़ें उसके अंदर आर्किटेक्चर की। यहाँ पे काफ़ी राजस्थान में सिंपलेस्ट है और ऐसी चीज़ें जो आपसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, यानी अलग चीज़ नहीं। अगर आप इसको नौबत को भी देखने जाओगे तो आपको कहीं कहीं टेम्पल के अंदर दिख जाएगा नौबत किस तरीके का है। अगर आप फोक डांसेज होते हैं तो हर किसी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग लोक संगीत हैं, लोक नृत्य हैं, तो आपसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इसके अंदर कोई ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, बट मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ पूरी चीज़ों को एक साथ समझाने का। यहाँ प्रश्न था आर्ट एंड कल्चर का, मैंने आपको राजस्थानी भाषा बोलियाँ, राजस्थानी लिटरेचर, उसके बाद डायलेक्ट भी बताया, साथ में आपको मैंने यहाँ पे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में भी चर्चा की, और साथ में यहाँ पे जो ये लोक नृत्य है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। सफ़ेद चलवा, लाल जमीन, बूंद तिला, तैयारी आदि का संबंध किससे है? यानी ये राजस्थान
हैंडीक्राफ्ट, राजस्थान हस्तशिल्प के बारे में क्वेश्चन है और यहाँ पे पूछा गया है ये पर्टिकुलर फ्रेज हैं या ये पर्टिकुलर शब्द हैं या ये प्रोसेस हैं या मेथड हैं, ये कोई प्रक्रम है या कोई चरण है या कोई फ्रेज या कोई कॉन्सेप्ट है, ये किससे रिलेटेड है राजस्थान की हस्तशिल्प कला से। तो आपके पास ऑप्शन है थेवा कला, सेकंड मीनाकारी, थर्ड टेराकोटा और फोर्थ है पोट्री। आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर ये किसके बारे में शब्दों का उपयोग किया जाता है। ये उसी तरीके से जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि दाबू प्रिंट, बातिक, अजरक प्रिंट, इसका संबंध किससे, तो आप तुरंत पता लगाओगे एक तरीके से ये प्रिंटिंग से मतलब है क्लोथ प्रिंटिंग से। इसी तरीके की चीज़ें आपसे पूछी गई हैं कि ये चीज़ें इसके अंदर कहाँ पे हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा मीनाकारी। ये जो मीनाकारी है उसके अंदर इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है, सफ़ेद चलवा, लाल जमीन, बूंद तीला, तैयारी, ये जो चीज़ें हैं उसके अंदर मीनाकारी के अंदर होता है। मीनाकारी के बारे में आप समझते हैं, मीनाकारी इज पर्शियन आर्ट ऑफ कलरिंग और ऑर्नामेंटिंग सरफेस ऑफ मेटल बाय फ्यूजिंग ब्रिलियंट कलर्ड। यानी कहा जाए हिंदी के अंदर कि जो मीनाकारी है वो जो मेटल सरफेस है यानी जो धातु की जो परत है, धातु की सरत है, सतह है, उसके ऊपर नक्काशी करना, उसको कहा जाता है मीनाकारी। इसके अंदर डिफरेंट कलर का यूज़ होता है और इस टोटली पर्शियन आर्ट। और यहाँ ये पर्शियन आर्ट है वो इंडिया में आई थी वाया लाहौर, अफगानिस्तान, थ्रू मुग़ल कोर्ट। जो भी मुग़ल जो थे उनके थ्रू से ये वहाँ पे पर्शिया से इंडिया के अंदर आई थी। और राजा मान सिंह, आपको इसमें याद रखना है, उन्होंने इसको काफ़ी फेमस किया था, इसको प्रॉस्परस किया था। तो ये मीनाकारी हुई। मीनाकारी के बारे में हम एक और चीज़ पढ़ते हैं, आपको एक मैं स्लाइड दिखाता हूँ, आप समझिए ये चीज़ मीनाकारी है। दिस इज मीनाकारी, दिस इज पर्शियन आर्ट ऑफ कलरिंग सरफेस ऑफ मेटल। ये एक पर्शियन कला है या फारस, जो फारस की खाड़ी, फारस देश आपने ज्योग्राफी में पढ़े होंगे इंडियन में, तो वहाँ मिडल ईस्ट में जो फारस कंट्री है वहाँ से चीज़ें आई हुई थी। और वो आई हुई थी मुग़लों से, जब मुग़लों का इन्वेजन हुआ था इंडिया में, जब मुग़लों का आना हुआ था उस समय ये चीज़ें भी साथ में आई। और राजा मान सिंह इन्होंने इसको ज़्यादा संरक्षण दिया, इसको फेमस किया। आप देखिए एक तरीके से मेटल की सरफेस है और इसके ऊपर पेंटिंग की जा रही है डिफरेंट कलर से, ये भी मीनाकारी है। दूसरी बात, अगर हम मीनाकारी के अंदर बात करते हैं, इस टोटली कलरिंग एंड ऑर्नामेंटिंग सरफेस ऑफ मेटल एंड राजा मान सिंह ब्रॉड पार्शियन क्राफ्ट्समैन फ्रॉम लाहौर टू राजस्थान इन 16th सेंचुरी। ये आपको याद रखना है। दूसरी बात करते हैं, वापस क्वेश्चन की ओर लौटते हैं। इसके अंदर एक और चीज़ है थेवा कला। थेवा कला क्या है इसको समझते हैं। थेवा कला बेसिकली ओरिजिनेटेड इन प्रतापगढ़, राजसोनी परिवार। आपने पढ़ा होगा थेवा कला है वो एक तरीके से प्रतापगढ़ के अंदर है। जो हमारा प्रतापगढ़ 33वां डिस्ट्रिक्ट बना 2008 के अंदर, उसके अंदर एक परिवार आता है राजसोनी परिवार। इन्होंने थेवा कला को इंट्रोड्यूस किया, काफ़ी समय से चली आ रही, काफ़ी जनरेशन से चली आ रही है ये थेवा कला। और थेवा कला इज बेसिकली बिल्ड बाय टू वर्ड्स, थेवा एंड वाड़ा। ये दो शब्दों से बना है। थेवा इट्स मतलब यूज ऑफ हैमर, यानी इसमें खतोड़े से जो गोल्ड फॉइल होती है या सोने की परत होती है उसको कहने का मतलब पतला करना है, उसको थीन करना है, उसको कहता है थेवा। और वाड़ा का मतलब क्या है, उसके अंदर सिल्वर या और भी जो उसके अंदर जो वायरिंग होती है या ऑर्नामेंटल जो इसके अंदर यूज़ होता है उसको इसके अंदर यूज़ करना। और इस तरह से मिलके थेवा वाड़ा, इसको थेवा कला कहा जाता है। राजसोनी परिवार, प्रतापगढ़। नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरा यहाँ पे लिखा हुआ है टेराकोटा। इसको समझो टेराकोटा क्या है। टेराकोटा काफ़ी एग्जामों के अंदर पूछा गया है। टेराकोटा मतलब होता है मिट्टी से मूर्तियाँ बनाना, जो खिलौने वगैरह बनते हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ बनती हैं, उसको टेराकोटा कहा जाता है। आर्ट ऑफ मेकिंग आइडल्स बाय सॉइल, मिट्टी से कलात्मक वस्तुएं बनाना, इसे कहा जाता है
टेराकोटा, और इसके लिए चित्तौड़गढ़ का फेमस गांव है, वहाँ नाथद्वारा तहसील है, वहाँ पे मोलेला गांव। ये जो मोलेला गांव है वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। और एक उदयपुर रीजन की बात करते हैं। उदयपुर रीजन में एक गांव आता है भूताला, यहाँ भी ये चीज़ें होती हैं, मिट्टी से बनी चीज़ें होती हैं, मूर्तियाँ होती हैं, उसके अंदर टेराकोटा होता है। अब लास्ट यहाँ बच रहा है पॉटरी। जो ब्लू पॉटरी है उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। ब्लू पॉटरी क्या है? तो आप ब्लू पॉटरी के बारे में आपने देखा होगा, जब आप कभी जयपुर विजिट के लिए आए होंगे, टूर के लिए आए होंगे, तो वहाँ पे आप सिटी पैलेस के अंदर देखेंगे, अल्बर्ट हॉल के अंदर देखेंगे, एक साइड लेफ्ट साइड एक टेबल है, और टेबल पे ब्लू पॉटरी के आर्टिकल्स लगे हुए हैं। इट्स टोटली अबाउट डोमेस्टिक और किचन सेट, आप इससे कह सकते हैं। किचन सेट के अंदर भी आपने देखा होगा पॉटरी के जो हम क्रॉकरी वगैरह रखते हैं, ये उसी तरीके से ब्लू पॉटरी। और ब्लू पॉटरी इट्स आल्सो पर्शियन आर्ट, पर्शियन आर्ट ऑफ कलरिंग क्रॉकरी, यानी ये भी है एक तरीके से पर्शियन आर्ट है ये ब्लू पॉटरी। ब्लू पॉटरी आल्सो पर्शियन आर्ट केम टू जयपुर फ्रॉम पर्शिया अफगानिस्तान वाया मुगल कोर्ट, बिकेम स्पेशल आर्ट अंडर एफर्ट ऑफ राजा सवाई राम सिंह। यानी जो सवाई राम सिंह हैं, इन्होंने इसको फेमस किया था। और आपको मुझे एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के अंदर उसका आंसर देना है कि ब्लू पॉटरी के अंदर कौन से आर्टिस्ट हैं जिनका बहुत बड़ा नाम हुआ है नेशन और इंटरनेशनल दोनों पे, अक्रॉस नेशन। सीकर के हैं ये आपको ये भी बता देता हूँ, शेखावटी रीजन के हैं। और कौन से वो आर्टिस्ट हैं या कलाकार हैं जिन्होंने ब्लू पॉटरी के क्षेत्र में बहुत बड़ा उल्लेखनीय कार्य किया है, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। अब इसको थोड़ा हम डायग्राम फ्लो चार्ट से समझते हैं कि ब्लू पॉटरी, उसके बाद थेवा कला और मोलेला क्या है। आप ये जो देख रहे हैं, ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये जो स्लाइड है, ये फोटो है, ये है थेवा कला। इसे कहा जाता है थेवा कला है, थेवा आर्ट। थेवा कला आप देख रहे हैं, एक तरीके से बेल्जियम का जो मिरर होता है, बेल्जियम का कांच होता है, उसके ऊपर गोल्डन इसके अंदर आर्टिकुलेशन किया जाता है, या हिंदी में कहे कांच पर सूक्ष्म सोने का चित्रांकन, इसे कहा जाता है एक तरीके से थेवा कला, राजसोनी परिवार, प्रतापगढ़। दूसरी बात हम करते हैं मोलेला। आप मोलेला समझते हैं, इस तरीके की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं मिट्टी से, जो सॉइल है उससे इस तरह की मूर्तियाँ बनाई जाती है। चित्तौड़गढ़ की जो नाथद्वारा, उसके अंदर राजसमंद चित्तौड़गढ़ के अंदर एक और जगह है मोलेला, आपको याद रखना है मोलेला गांव, और एक उदयपुर का भूताला गांव, जो इस तरीके से टेराकोटा की स्कल्पचर या मूर्तियाँ बनाते हैं। तीसरा हमने पढ़ा ब्लू पॉटरी। आप समझ रहे हैं पॉटरी है, इसके ऊपर एक ब्लू कलर इसके अंदर इन्फ्यूज़ किया जा रहा है, और ये ब्लू पॉटरी आप जयपुर की बहुत स्पेशल आर्ट है। और जयपुर के अंदर आपको याद है सवाई राम सिंह, इन्होंने इसको पॉपुलर फेमस किया था। और काफ़ी यहाँ के जो आर्टिजन्स हैं, जो यहाँ के श्रमिक हैं या आर्टिस्ट हैं, उनकी लाइवलीहुड या उनकी जीविकोपार्जन की बहुत बड़ी ये यहाँ पे इम्पोर्टेंस भी है। तो ये हमने पढ़ लिया थेवा कला, मोलेला एंड देन ब्लू पॉटरी। लेट्स मूव फॉरवर्ड ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, किसकी आर्थिक सहायता से केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य में सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर का निर्माण किया गया है? ये वापस ज्योग्राफी की ओर मूव हो रहे हैं, और ज्योग्राफी के अंदर भी जो वाइल्ड लाइफ है उसके अंदर का क्वेश्चन है, किसकी आर्थिक सहायता से, इन विच कंट्री इकोनॉमिकल एड, किसकी आर्थिक सहायता से केवलादेव घना पक्षी विहार में सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर का निर्माण किया गया? ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, कनाडा, ऑस्ट्रिया। आपके पास है 5 सेकंड, आप इसका आंसर दीजिए, कौन सा राइट आंसर होगा? सो राइट आंसर इज स्वीडन। स्वीडन ने यहाँ पे फाइनेंशियल एड या इसे कहें आर्थिक सहायता दी केवलादेव को। थोड़ा केवलादेव पढ़ते हैं, केवलादेव आखिर है क्या? केवलादेव घना पक्षी विहार है, इसे पहले कहा जाता भरतपुर बर्ड सेंचुरी। भरतपुर जो पक्षी अभ्यारण्य है उसको पहले केवलादेव का नाम था, ये भरतपुर के अंदर है। दूसरी बात हम बात करें, यहाँ पे केवलादेव एक तरीके से रामसर साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड
हेरिटेज साइट है और यहाँ पे स्पेशल चीज़ है माइग्रेटरी बर्ड्स, जो प्रवासी पक्षी हैं माइग्रेटरी बर्ड्स का ये विंटरिंग और फीडिंग स्टेशन कह सकते हैं। यानी जो प्रवासी पक्षी आते हैं उनके भोजन का और उनकी जो ब्रीडिंग का यहाँ पे बहुत बड़ा लोकेशन है। यहाँ पे काफ़ी पक्षी आते हैं और ये से पहले भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी कहा जाता था। ये भरतपुर में है जो हमारे पूर्वी राजस्थान का भाग है और यहाँ पे स्वीडन ने सहायता दी थी। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा इसके बारे में और देख लेते हैं केवलादेव के बारे में। लोकेटेड इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, इट अट्रैक्ट्स सेवरल माइग्रेटरी बर्ड्स दैट मेक द रीजन देयर ब्रीडिंग एंड विंटरिंग ग्राउंड्स। यहाँ पे जो विभिन्न प्रवासी पक्षी आते हैं जिनका ये ब्रीडिंग पॉइंट और विंटरिंग पॉइंट भी कहा गया है। यहाँ पे वो ब्रीड करते हैं, उनकी विंटरिंग की जो भोजन संबंधी आवश्यकता होती है वो यहाँ केवलादेव भरतपुर में होता है। थर्ड बात करें, इट इज़ एन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड रामसर साइट। इसे वर्ल्ड हेरिटेज विश्व विरासत स्थल के रूप में भी इसे नॉमिनेट किया है और ये रामसर साइट है। रामसर साइट का मतलब ईरान की जगह है और ये वेटलैंड कंजर्वेशन, आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए यहाँ पे इसे नामांकित किया गया है। तीसरी बात की जाए, इट्स हैबिटेट फॉर नियरली 365 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स इंक्लूडिंग रैप्टर्स एंड वाटर फ्लोस। यानी कहने का मतलब यहाँ पे मैक्सिमम टाइप की जो बर्ड की स्पीशीज़ हैं, पक्षियों की विभिन्न प्रजातियाँ होती हैं वो यहाँ पे आती हैं। वो लगभग 365 प्रकार की है। दूसरी बात, यहाँ पे पक्षियों के अलावा जैकल्स, सांबर, नीलगाय, उसके बाद वाइल्ड कैट्स, हाइनास, वाइल्ड बोअर, पॉर्क्यूपाइन, मंगूस, ये जो जानवर हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स है, वो भी यहाँ पे मिलेंगे। एंड इट इज़ ए मैन मेड एंड मैन मैनेज्ड वेटलैंड। और ये जो आर्द्र भूमि है एक तरीके से मैन मेड या मानव निर्मित है। कहने का मतलब आर्द्र भूमि ये होता है कि आप जैसे कोई भी पॉन्ड देखिए जहाँ पे आसपास वेजिटेशन हो और एक तरीके से उसके अंदर काफ़ी चीज़ें, काफ़ी एनिमल्स वगैरह भी रहते हैं, उसके संरक्षण के लिए इंटरनेशनल स्तर पर रामसर साइट का निर्माण किया गया है, जो इन्हें प्रोटेक्शन देती है, किस तरीके से इनको कंजर्वेशन करना है, वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, फ्लोरा फोना है, उसको किस तरीके से कंजर्वेशन करना है, ये सब चीज़ें होती है रामसर साइट की। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी से है, 74 संविधान द्वारा जोड़ा गया भाग व अनुसूची कौन सा है? ये राजस्थान पॉलिटी का क्वेश्चन है कि 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा कौन सा पार्ट और कौन सी शेड्यूल इसके अंदर जोड़ी गई है। तो आप देखते हैं जब हमारा संविधान बनता है, लागू होता है 1950 के अंदर में, तो तब हमारे 395 आर्टिकल होते हैं, 22 पार्ट होते हैं, 8 इसके अंदर 12 शेड्यूल होती हैं, तो 8 शेड्यूल होती हैं। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि 74 जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है उस समय इसके अंदर क्या चीज़ें जोड़ी गई हैं। हम समझते हैं व्हाट इज़ 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एम्पावर अर्बन लोकल बॉडीज़, यानी 74 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो स्थानीय नगरीय निकायों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस या संवैधानिक दर्जा देने के लिए लाया गया था। 73 एंड 74, 73 पंचायती राज, 74 अर्बन लोकल बॉडीज़ या शहरी स्थानीय निकाय के बारे में। नंबर 2, 74 कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो इंट्रोड्यूस एज 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बाय राजीव गांधी गवर्नमेंट। जब राजीव गांधी सरकार थी उस समय इसे 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के रूप में इसे लॉन्च किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, पर उस समय कभी ये लोकसभा में पारित होता, राज्यसभा में पारित नहीं होता। सेकेंड, एक समय ऐसा आया कि लोकसभा ही डाइल्यूट होगी, तो ये वापस वहाँ भी इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया। लास्ट में नरसिम्हा गवर्नमेंट के समय में ये मॉडिफाइड म्यूनसिपैलिटीज़ बिल है, ये एक तरीके से आगे इंट्रोड्यूस हुआ और ये पास भी हो गया। उसके बाद यहाँ पे 74 संविधान संशोधन इनेक्टेड हो गया 1992 से। दूसरी बात करते हैं 74 संविधान संशोधन के अंदर क्या क्या प्रावधान है। तो आप फर्स्ट देखेंगे दे आर प्रोविजन ऑफ 3 टायर सिस्टम ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, यानी यहाँ पे त्रिस्तरीय स्थानीय नगर निकाय की जो व्यवस्था है। जैसे आप देखेंगे सबसे नीचे होंगे नगर पंचायत या नगर पालिका, फिर नगर परिषद, नगर निगम। इसके लिए अलग अलग पैरामीटर है किस तरीके से इनका डेवलपमेंट या इनका स्ट्रक्चर होगा। दूसरी बात आप इसके अंदर पढ़ेंगे मेट्रोपॉलिटन, उसके अंदर कमिटीज़ होती हैं। जैसे आप जिला या आयोजना समिति पढ़ते हैं वैसे इसके अंदर भी मेट्रोपॉलिटन कमेटी है। उसके बाद अधिसूचित एरिया, नोटिफाइड एरिया, उसके बाद कैंटनमेंट्स इसके अंदर हैं। उसके बाद आप देखेंगे इसके अंदर आपके जो पोर्ट हैं, पोर्टशिप है, ट्रस्टशिप है, ये सब चीज़ें अलग अलग यहाँ पे। कुल मिला के ऐसा है कि जहाँ भी अर्बन
बॉडीज़ के अंदर जो पीपल्स पब्लिक रह रहे हैं उनको स्थानीय स्वशासन उनकी समस्याओं को हल करना और उन्हें बेसिक एमिनिटीज़ हैं उसको प्रोवाइड करना। पहले ये जो अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायती राज की व्यवस्था थी, इट्स सब्जेक्ट ऑफ राजस्थान, इट्स सब्जेक्ट ऑफ स्टेट, यानी स्टेट मैटर था, राज्य सूची का विषय था। राज्य जब चाहे इसे अर्बन लोकल बॉडीज़ या इन पंचायती और स्थानीय नगर निकायों को जब चाहे डिसॉल्व करते, जब चाहे इलेक्शन करवाते। टोटली ये इनकी दया पे डिपेंड होता है, टोटली डिपेंड्स ऑन स्टेट मर्सी, जो स्टेट है उसके आधार पर डिपेंड होता था। तो उस समय LM सिंघवी कमेटी और की रिकमेंडेशन आई, कहा गया कि इन सबको भी, कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दीजिए या संवैधानिक दर्जा दीजिए। तो बाद में संवैधानिक दर्जा की बात आई और इन्हें फ्री हैंड किया गया डिसीजन मेकिंग में। उसके बाद टैक्सेशन के अंदर फाइनेंशियल इनको फ्रीडम दिया गया, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने के लिए किया। साथ ही यहाँ पे अलग अलग प्रोविज़न भी किए। आपने देखा होगा राजस्थान वित्त आयोग जो फाइनेंस कमीशन है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन की स्थापना है, इसके अंदर भी रिजर्वेशन है। ये सब चीज़ें 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आई। जब 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, इट्स एंटाइटल विद द वर्ड म्यूनसिपालिटीज, नगर पालिका के नाम से इसको एंटाइटल किया गया, एक शब्द जोड़ा गया नगर पालिका। इट्स आल्सो एडेड पार्ट 12, part 9A. It's also added part 9A and schedule 12th. This is right answer. भाग 9 क और अनुसूची 12 इसको जोड़ा गया था। तो आपको यहाँ प्रश्न का आंसर है 74 संविधान द्वारा जोड़ा गया भाग अनुसूची, भाग 9A अनुसूची 12th। यानी आप भाग 9A को जोड़ेंगे इससे नगरीय निकाय से। अगर आप पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। इसे पहले अर्स्टवाइल इट्स नोन एज 64 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और जो 74 वाला है वो अर्बन लोकल बॉडीज से, ULB से, और अर्स्टवाइल इट्स नोन एज 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इस तरीके से चीज़ें जोड़ी गई थी और इसके अंदर भाग जोड़ा गया भाग 9 का और अनुसूची 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, नया खोदा गया ऑयल फील्ड पूनम क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? यानी कहने का मतलब यहाँ ऑयल फील्ड की बात हो रही है और वो ऑयल फील्ड है पूनम। ये कहाँ पे है? बीकानेर नागौर बेसिन, बाड़मेर जैसलमेर बेसिन, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ बेसिन, चूरू झुंझुनू बेसिन। यानी राजस्थान के अंदर जो मैक्सिमम क्रूड प्रोडक्शन, इट्स अबाउट 20 to 23% ऑफ कंट्रीब्यूशन इन कंट्री इन रिस्पेक्ट टू टोटल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। यानी राजस्थान के अंदर जो कच्चे तेल की प्रोडक्शन होता है उसके अंदर 22 से 23% राजस्थान का कंट्रीब्यूशन है, योगदान है। और अगर हम जब क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन की या पेट्रो ओरिजिन की बात करते हैं या पेट्रो ब्लॉक्स की बात करते हैं, ऑयल फील्ड की बात करते हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन वेस्टर्न राजस्थान। जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पे ये चीज़ें ऑयल ब्लॉक्स मिलते हैं, और वहाँ भी इसलिए मिलेंगे जब आपने पढ़ा होगा सेडिमेंट्री रॉक्स। दूसरा आपने पढ़ा होगा वो कि वहाँ टैथिस सागर के अवशेष हैं, एविडेंस ऑफ टैथिस सागर, और बाकी काफ़ी फॉसिल फ्यूल वहाँ पे आपको मिलेगा। एक तरीके से ये जियो टाइम स्केल के अंदर आता है किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ, और वहाँ पे आपको वेस्टर्न राजस्थान के अंदर ये मिनरल्स आपको वहाँ मिलेंगे, पेट्रोकेमिकल। दूसरी बात करें कि राजस्थान के अंदर 4 पेट्रोलीफेरस बेसिन है। यहाँ पे जो जीवाश्मीय जो तेल है या फ्यूसिल फॉइल है, जीवाश्मी ईंधन है, उसके लिए 4 बेसिन है पेट्रोलीफेरस। और वो 4 जो पेट्रोलीफेरस बेसिन है वो 14 डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। जो वेस्टर्न राजस्थान के 14 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे 4 पेट्रोलीफेरस बेसिन है। यानी वहाँ पे 4 आप अलग अलग उसको बेसिन में डिवाइड किया गया है। जैसे आप देखेंगे जैसलमेर बेसिन है, उसके बाद आप देखेंगे बाड़मेर सांचौर बेसिन है, बीकानेर बेसिन है, बीकानेर नागौर झुंझुनू इसके अंदर होते हैं। फिर एक आता है विंध्य बेसिन, कोटा झालावाड़। तो इस तरीके से 4 बेसिन के अंदर डिवाइड किया गया है। 4 बेसिन लगभग 14 डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं। तो यहाँ पे बात की गई है पूनम। तो पूनम कहाँ पे, आपको ये ध्यान लगाना है, आपको इसको आइडेंटिफाई करना है पूनम है कहाँ पे, और आप इसको सोचिए इसका राइट आंसर होगा क्या। राइट आंसर है इसका बीकानेर नागौर बेसिन। इसको यहाँ पे ऑयल ब्लॉक है, इसको खोदा गया है। और आप देखेंगे जब भी ऑयल ब्लॉक है वो एक्सप्लोर होता है, उसकी कोई न कोई कंपनी होती है। जैसे इसको केयर ने एक्सप्लोर किया,
या ऑयल इंडिया है उसने एक्सप्लोर किया, ऐसे अलग अलग कंपनीज़ हैं, उसको भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही आप रिफाइनरी भी याद कीजिएगा, जो पचपदरा वाली जो रिफाइनरी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब हम इसका आंसर थोड़ा और देखते हैं वाइड में। पूनम इज़ द नेम which was given the oil field it has been discovered by Oil India Limited, बीकानेर। यहाँ सीधा आंसर है, पूनम इज द नेम ऑफ विच वाज गिवन टू द ऑयल फील्ड इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय ऑयल इंडिया लिमिटेड। यानी पूनम है जिसको ऑयल फील्ड का नाम दिया गया है और इसको डिस्कवर्ड किया गया है बीकानेर के अंदर, ऑयल इंडिया कंपनी ने इसको डिस्कवर्ड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप इसका अगर बेसिन भी देखा जाए तो आप बेसिन देख सकते हैं, पेट्रो बेसिन, जैसलमेर बेसिन जो जैसलमेर और जोधपुर के अंदर है। दूसरा आप देखेंगे बाड़मेर सांचौर बेसिन जो बाड़मेर और पार्ट ऑफ जालोर, बाड़मेर और जालोर के अंदर है। तीसरा देखेंगे बीकानेर नागौर बेसिन जो बीकानेर, गंगानगर, नागौर, हनुमानगढ़ और कुछ हिस्सा चूरू का है, उसके अंदर ये बेसिन है। विंध्यन बेसिन आप देखेंगे सदर्न ईस्ट, कोटा है, झालावाड़ है, बारा बूंदी है, पार्ट ऑफ भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। बेसिन का मतलब इस तरीके से इसको डिवाइड किया है कि कहाँ किस किस क्षेत्र के अंदर ऑयल फील्ड या ऑयल ब्लॉक्स मिलते हैं, इसको डिस्कवर किया जाता है। आपने नाम सुना होगा रागेश्वरी, कामेश्वरी, भाग्यम मंगला, ऐश्वर्य सरस्वती, ये इस तरीके से नाम है, इसके नाम के अंदर ऐड है पूनम, और अभी भारती को भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, एक्सप्लोर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संकट राजस्थान की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत ग्रामीण राजस्थान में अधिक सहायक होगा। ये वापस क्वेश्चन आ गया आपका एनर्जी से रिलेटेड, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, नवीनीकरणीय ऊर्जा या अनवीनीकरणीय ऊर्जा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कौन सा ऐसी एनर्जी है जो रूरल एरिया के अंदर काफ़ी सहायक या इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। फर्स्ट है पवन ऊर्जा, सेकंड बायोगैस, थर्ड है सोलर एनर्जी और फोर्थ है तापीय ऊर्जा या थर्मल पावर। तो राइट आंसर क्या होगा, एक नॉर्मल चीज़ है, अब राजस्थान में आप जानते हैं सोलर कैपेसिटी ये बहुत बढ़िया है। यानी इस राजस्थान आप जानते हैं इट्स पार्ट ऑफ थार डेजर्ट या डेजर्ट एरिया, यहाँ पे सोलर कैपेसिटी या सोलर इंटेंसिटी, सूर्य विकिरण तीव्रता ये काफ़ी ज़्यादा है। इट्स अराउंड 365 डेज हैं, उसके अंदर आप मानिए 360 डेज तो या 365 डेज हैं वो लगभग सोलर इंटेंसिटी यहाँ बहुत अच्छी रहती है। यहाँ सूर्य का जो प्रकाश है वो यहाँ आता है और ये सूर्य ऊर्जा या सोलर ऊर्जा के लिए बहुत बेहतरीन क्वालिफाइड स्टेट है इंडिया के रिस्पेक्ट में। और भी जगह सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जैसे आप राजस्थान देखते हैं, कर्नाटक है, उसके बाद आप देखें आंध्र प्रदेश है, ऐसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, गुजरात है, वहाँ भी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बट राजस्थान अभी सबसे फर्स्ट है, वन ऑफ द बेस्ट फॉर सोलर प्रोडक्शन। और आप सौर ऊर्जा के बारे में बात करते हैं, ये राजस्थान के अंदर आप सौर ऊर्जा के बारे में बात करोगे तो आपको कुछ पार्क याद रखने हैं, सौर पार्क, सोलर पार्क। सोलर पार्क आप जानते हैं बडला है, फलोदी है, नोक है, यहाँ पे सोलर पार्क किए गए। दूसरा आप जानते हैं एक वर्ड आता है सोलर एनर्जी एंटरप्राइज जोन। इसके अंदर कौन से जिले सम्मिलित हैं, जैसे जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, इन 3 जिलों को सोलर एनर्जी एंटरप्राइज जोन, यानी इस क्षेत्र के अंदर जो सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो किस तरीके से इस क्षेत्र को और डेवलप किया जाए और सोलर एनर्जी के अंदर आगे बढ़ा जाए, इसके लिए ये चीज़ें हैं। अगर हम पवन ऊर्जा की बात करते हैं, पवन ऊर्जा यानी व्हेन वी गेट एनर्जी फ्रॉम विंड, यदि हम पवन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, आपने देखा होगा विंड मिल्स रहती हैं, इस तरीके से विंड मिल्स रहती हैं, आपने देखा होगा ये इस तरीके से रोटेट होती रहती हैं और टरबाइन चलता है और विंड से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और अब मैक्सिमम आपने विंड एनर्जी देखी होगी, जैसे अमर सागर जैसलमेर के अंदर है, देवगढ़ है प्रतापगढ़ के अंदर, फलोदी है, यहाँ पे इस तरीके से विंड मिल्स लगी हुई हैं, पवन चक्कियाँ जिसे कहा जाता है, वहाँ से पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। थर्ड बात करते हैं बायोगैस। बायोगैस इट्स मीन्स मतलब क्या है, जो हमारा वेस्टेज है, वेस्टेज फ्रॉम एग्रीकल्चर, वेस्टेज फ्रॉम रूरल इंडस्ट्री, वेस्टेज फ्रॉम हाउस होल्ड डोमेस्टिक, जो भी हमारा वेस्टेज निकलता है उसको इस तरीके से डिकम्पोज करके बायोगैस बनाई जाती है और बायोगैस का यूज़ भी किया जाता है। इससे आपने देखा होगा गोबर गैस, ये इसी तरीके की चीज़ है। और फोर्थ है तापीय ऊर्जा या थर्मल एनर्जी, जो एनर्जी है जो अर्थ के अंदर है उसको किस तरीके से यूटिलाइज करके एनर्जी को प्रोडक्शन के लिए ग्रीन एनर्जी के रूप में इसको यूज़ किया जाए। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन की ओर लौटते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से हम राजस्थान की ग्रामीण समस्या, ऊर्जा की समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। और आपने देखा भी है अभी बहुत सी जगह सोलर रूफटॉप लग रहे हैं गाँव के अंदर। आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे, आप खुद को पाएंगे कि जहाँ खेतों के अंदर जो कैनाल्स है, कैनाल्स के ऊपर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। ये सब चीज़ें अभी चल रही हैं सोलर एनर्जी के लिए, तो इसका राइट आंसर सी होगा। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं व्हाट इज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी।
नवीनीकरणीय ऊर्जा और अनवीनीकरण ऊर्जा क्या है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आप समझिए, ये स्लाइड है एनर्जी सोर्स की। यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी, मैं हिंदी में कह रहा हूँ नवीनीकरणीय ऊर्जा, और ये है नॉन रिन्यूएबल अनवीनीकरणीय ऊर्जा। मैं हिंदी में लिख देता हूँ नवीनीकरणीय, इसको इंग्लिश में याद करो, हिंदी थोड़ा डिफिकल्ट है। नवीनीकरणीय ऊर्जा और अनवीनीकरणीय ऊर्जा। एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मीन्स होता है इट्स प्रोडक्ट, दिस एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज एंड इट्स सस्टेन फॉर लॉन्ग पीरियड। नवीनीकरण ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि इसका उत्पादन प्राकृतिक संसाधनों से होता है और इसे लंबे समय तक यूज़ किया जाता है। जब आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी काफ़ी समय आपकी जो जनरेशन है उसके बाद भी उनके लिए भी अवेलेबल होंगी, तो इससे कहा जाता है नवीनीकरण ऊर्जा। और अनवीनीकरण ऊर्जा किसे कहेंगे, ये एक्चुअली इट्स लिमिटेड इन सप्लाई एंड इट विल नॉट सस्टेन फॉर लॉन्ग पीरियड। यानी एक तरीके से इसके जो सप्लाई है, इसका प्रोडक्शन है, वो लिमिटेड है और इसे लंबे समय तक यूज़ नहीं किया जाएगा, ये एक न एक समय बाद ये ख़त्म हो जाएगा। अगर हम नवीनीकरण ऊर्जा के बारे में देखें तो आप पाते हैं विंड एनर्जी जो पवन ऊर्जा है, हाइड्रो पावर जो एनीकट बना के हाइड्रो पावर को यूज़ किया जाता है। जैसे आप डैम के अंदर देखेंगे, आप कभी सिक्किम नेपाल की ओर जाएँ या आप गूगल पे सर्च करें, वहाँ काफ़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। तो नदियों के पानी को रोक के फिर डैम से उसको नीचे गिराया जाता है, टरबाइन को चलाया जाता है, इस तरीके से हाइड्रो पावर बनता है। थर्ड है सोलर, सोलर आप सब जानते हैं। फोर्थ है जियोथर्मल जो एनर्जी होती है ग्राउंड की, अर्थ की। और फोर्थ है बायोमास। ये जो चीज़ें हैं एक तरीके से नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं। अगर हम अनवीनीकरण ऊर्जा की बात करें तो ऑयल, जैसे आप सब समझते हैं कोल जो कोयला है, नेचुरल गैसेस और न्यूक्लियर एनर्जी जो आणविक शक्ति, ये लिमिटेड है, ये कभी न कभी ख़त्म होगी, इनका सप्लाई भी लिमिटेड है। ये इस तरीके से मैंने डिस्कशन किया रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। अगर इसका हम क्लासिफिकेशन देखें, एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ऊर्जा, नवीनीकरणीय स्रोत और अनवीनीकरण। नवीनीकरण में आप देखते हैं सोलर है, जियोथर्मल है, विंड है, बायोमास है, टाइडल एनर्जी है, हाइड्रो। टाइडल मतलब होता है जो तरंगी ऊर्जा, लहर की ऊर्जा, जो समुद्र ओशन के अंदर लहरें आती हैं उस एनर्जी को यूज़ किया जाता है। और तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में आप देखेंगे पेट्रोलियम, न्यूक्लियर, नेचुरल गैस और कोल। आप देखो कोल है जो कोयला, वो लिमिटेड है फॉसिल फ्यूल के अंदर, जीवाश्मीय ईंधन के रूप में, जो कभी न कभी ख़त्म होगा। जैसे आप नेचुरल गैस देखते हैं वो भी इस ऑयल्स के साथ निकलती है, वो भी लिमिटेड है। आप पेट्रोलियम जानते हैं लिमिटेड है। न्यूक्लियर भी आप जानते हैं लिमिटेड है। पेट्रोलियम का तो आप यहाँ तक समझिए जैसे दुबई वगैरह जो पेट्रो करेंसी वाले जो कंट्रीज़ हैं, दुबई है, बहरीन है, कुवैत है, ये जो है वहाँ पे पूरी इकोनॉमी की पेट्रोल पर चल रही है। अगर ये ऑयल नहीं हो वहाँ पे तो देश बिल्कुल सड़क पर आ जाएंगे, ये सिचुएशन है। ये स्थिति भी आएगी बाद में कहीं ना कहीं जब वहाँ पे लिमिटेड एडिशन ख़त्म हो जाएगा इस फॉसिल फ्यूल का, पेट्रोलियम का या जीवाश्मीय ईंधन का। अगर हम बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के बेनिफिट क्या हैं, इसके क्या क्या प्रोज हैं, आपको समझना चाहिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है देश के लिए। यानी आप मानिए 2030 तक 40% का टारगेट रखा है इंडियन गवर्नमेंट ने कि टोटली इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी या सोलर एनर्जी से। 2030 तक 40% का लक्ष्य रखा है केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से नवीनीकरणीय ऊर्जा पे ऊर्जा पे पूरी चीज़ें को संचालित करने का। दूसरी बात है इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, तो सबसे बड़ा फ़ायदा है इको फ्रेंडली है। आप जो नवीनीकरण ऊर्जा देखेंगे इको फ्रेंडली है। दूसरी चीज़ है इसके अंदर कि अगर नवीनीकरण ऊर्जा या हम रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करेंगे तो जो फ्लक्चुएशन होता है मार्केट प्राइस के अंदर, जो पेट्रोकेमिकल है, जैसे पेट्रोल के भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं, रेट्स अप्स एंड डाउन होती है, ये कंट्रोल हो जाएंगे। तीसरी बात है ये पब्लिक हेल्थ को भी प्रमोट करता है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है वहाँ पे आप देखेंगे कि अब जैसे आप ऑन रोड चल रहे हैं काफ़ी चीज़ें इलेक्ट्रीफाइड हो गई हैं। आप रिक्शा देखेंगे वो भी इलेक्ट्रिकल है, कुछ बाइक्स इलेक्ट्रिकल है। अभी आप ध्यान रखना टोयोटो कंपनी है, कार कंपनी है, इस टोयोटो कार कंपनी ने मिराई करके कार बनाई है, ये हाइड्रोजन फ्यूल पे बन रही है। अभी नितिन गडकरी जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया है। तो हर चीज़ काफ़ी पब्लिक हेल्थ को लेके भी चल रही है, सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेके भी चल रही है। तीसरी बात अगर हम इसके अंदर बात करें तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी से फ़ायदा क्या क्या होगा, ये परमानेंट एनर्जी सोर्सेज है। यहाँ पे आप देखिए जो रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे आप हाइड्रो एनर्जी देखें, सोलर एनर्जी देखें, जियोथर्मल है, विंड है, बायोमास है, टाइडल है यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा,
उसके बाद तरंगी ऊर्जा, बायोमास है, हाइड्रो, ये एक तरीके से परमानेंट है। जब तक सूरज चांद रहेगा वो वाली चीज़ें, जब तक ये रिन्यूएबल एनर्जी रहेगी तो ये चीज़ें परमानेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम इस नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में काम करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, रोजगार भी इससे बढ़ेंगे। तो ये इस तरीके से हमने पूरी बात की ऊर्जा के बारे में या एनर्जी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मिनरल से आगोलाई और बिनावास में यूरेनियम के भंडार मिले हैं, ये स्थल किस जिले के अंदर हैं? ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। यूरेनियम का भंडार है और ये इसके प्लेस हैं बिनावास और आगोलाई, ये इसमें से किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं? आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये राजस्थान पॉलिटी का है, कैबिनेट की बैठकों का एजेंडा कौन तैयार करता है? मुख्यमंत्री का सचिव, मुख्य सचिव, राज्यपाल का सचिव या मुख्यमंत्री? बताएं इसका आंसर क्या है। राइट आंसर आएगा चीफ सेक्रेटरी, जो मुख्य सचिव होता है। जब आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, when you study about district admission, that you will found the main administrative officer of state, that is chief secretary। यानी ये एक तरीके से लीडरशिप का काम, कोऑर्डिनेशन का काम। लीडरशिप मतलब नेतृत्व करना, कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय करना। उसके बाद एडवाइजर टू सीएम, मुख्यमंत्री का सलाहकार, परामर्शदाता, या सेक्रेटरी टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी जो सचिव हो मंत्रिपरिषद के सदस्यों का, मंत्रियों का। उसके बाद और भी जैसे स्टेट सर्विस है, उसका जो हेड होता है, कोऑर्डिनेशन करना, विभिन्न मीटिंगों में भाग लेना, दिशा निर्देश देना, एजेंडा तैयार करना कैबिनेट की मीटिंग में, ये सब काम होता है मुख्य सचिव का। मुख्य सचिव वेलजली, लॉर्ड वेलजली थे, इन्होंने यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। जो हमारे फर्स्ट मुख्य सचिव थे राजस्थान के, वो थे के राधाकृष्णन। और अभी हमारे करंट के अंदर हैं उषा शर्मा। उषा शर्मा अभी हमारे करंटली एंड प्रेजेंट मुख्य सचिव है। एक तरीके से सीनियर आईएएस होते हैं जिनको काफ़ी समय का अनुभव हो, विभिन्न डिपार्टमेंट के अंदर इन्होंने काम किया हो, उसे मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त करता है। दूसरी बात, आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसके बारे में थोड़ा और आप डिटेल पढ़ना चाहें तो मुख्य सचिव के कार्य हैं जैसे मुख्यमंत्री को परामर्श देना, स्वयं प्रशासन को नेतृत्व प्रदान करना, राज्य की शासकीय नीति के निरूपण में सहयोग करना, तथा मंत्रिमंडल की उप समितियों के रूप में कार्य में सहयोग करना। मंत्रिमंडल की जो बैठकें होती हैं, आप देखें कैबिनेट की जो बैठकें होती हैं, उसकी सूचना मंत्रीगण तक पहुंचाना, प्रशासनिक इकाइयों तक पहुंचाना, उनको क्रियान्वित करना, केंद्र राज्य के संबंध में क्षेत्रीय परिषदों को पत्र व्यवहार करना, राज्य के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना, उसके बाद राज्य प्रशासन संबंधी विधि निर्माण में परामर्श प्रदान करना, और उसके बाद है राज्य कर्मचारियों के संबंधित सेवा शर्तों का निर्माण करना। ये सब चीज़ें हैं मुख्य सचिव का, एक तरीके से इट्स पार्ट ऑफ लीडरशिप एंड कोऑर्डिनेशन एट द स्टेट लेवल। राज्य के आधार पर जो यहाँ पे जो नियम, पॉलिसियाँ, एग्जीक्यूशन होता है, उसके बारे में मैन इसके अंदर डिसीजन लेते हैं सीएम के बाद। नेक्स्ट चीज़ है, ये वापस पॉलिटी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असुमेलित चुनिए। आपको मिसमैच चुनना है, कौन सा क्या है। जैसे राज्य निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय, राज्य सूचना आयोग विधिक एवं स्वायत्तशासी, राज्य महिला आयोग संवैधानिक व सलाहकारी, और डी है लोकायुक्त वैधानिक सलाहकारी। यानी यहाँ पे एक तो आपको कमीशंस दिए गए, जो भी कमीशंस हैं, और उन कमीशन का नेचर क्या है, वो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल हैं या लीगल हैं, ये आपको चीज़ें यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी। कौन सा कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सा कमिश्नर लीगल है, यानी कौन सा आयोग यहाँ पे संवैधानिक है, कौन सा सांविधिक या वैधानिक है, इसके बारे में आपको आइडिया लगाना है, आइडेंटिटी करनी है आपको। जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या जब भी आप स्टेट के अंदर या इंडिया लेवल पे कोई भी कमीशन पढ़ रहे हैं या कोई भी आयोग पढ़ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले आपको ध्यान रखना है
कॉन्स्टिट्यूएट डेट यानी ये इसका गठन कब हुआ। सेकंड आपको याद रखना है कंपोजिशन, कंपोजिशन स्ट्रक्चर यानी इसे हिंदी में कहें संरचना। थर्ड आप देखिए इनका अपॉइंटमेंट या नियुक्ति। फिर आप देखिए इनका टर्म, टर्म या कहें कार्यकाल। फिर आते हैं फंक्शन और पावर, फिर प्रेजेंट, फर्स्ट कौन था और प्रेजेंट कौन था। इस तरीके से आयोगों को पढ़ना पड़ता है। और जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी या लीगल की बात करते हैं तो वहाँ पे चीज़ें आती है कि बहुत से आयोग हैं, कुछ कमीशंस हैं, उसको हम संवैधानिक कब कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल कब कहेंगे। तो जब इन्हें संवैधानिक कहा जाता है, इट्स डिराइव्स पावर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस कमीशन, पर्टिकुलर दिस कमीशन मेंशन, स्पेसिफिकली मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जब हम संवैधानिक उस आयोग को कहेंगे, उस निकाय को कहेंगे जिसका वर्णन संविधान में अनुच्छेद के माध्यम से किया गया है या वर्णित है, या अगर इसके अंदर संशोधन करना है तो संवैधानिक संशोधन का पूरा प्रोसेस रहता है। दूसरी हम बात करते हैं सांविधिक या स्टेट्यूटरी, या इसे वैधानिक या लीगल बॉडीज भी कहा जाता है। ये वो होते हैं जिनका निर्माण होता है पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू, जो संसद के अंदर एक्ट बनता है, अधिनियम बनता है, तब उनका निर्माण होता है, उसे कहा जाता है सांविधिक, वैधानिक, या ऐसे इंग्लिश में कहें स्टैट्यूटरी और लीगल। यहाँ पे यही आइडेंटिफाई करना है। जैसे मैं बात करता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन को लेता हूँ, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग है, उसको आप देखिए ये एक तरीके से संवैधानिक निकाय है। तो ये राइट आंसर है, ये संवैधानिक निकाय ही होगा, क्योंकि आपने पढ़ाई है आर्टिकल 243 के और आर्टिकल है एक 243 ZA। ये चीज़ें हैं पंचायती राज और नगरीय स्थानीय संस्थाएं, पंचायती राज एंड अर्बन लोकल बॉडीज ULBs के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत इनका निर्माण या इनके गठन की बात की गई थी, राज्य निर्वाचन आयोग। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। सेकंड है राज्य सूचना आयोग। और राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में एक और चीज़ आप याद रखिए, इनका आर्टिकल तो 243 के 243 Z है। और ये हमारा जो राज्य निर्वाचन आयोग, अगर हम राज्य की बात करें तो ये यूनिलैटरल है। यूनिलैटरल मतलब हिंदी में होता है एक सदस्यीय, यूनिलैटरल या एक सदस्यीय है। और इस राज्य निर्वाचन आयोग का निर्माण हुआ था जुलाई 1994, इसके अंदर इसका गठन हुआ था। अब हमारे पहले निर्वाचन आयुक्त कौन से हैं और अब कौन से हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमारे जो फर्स्ट निर्वाचन आयोग रहे हैं वो रहे हैं अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ हमारे पहले निर्वाचन आयुक्त रहे हैं। प्रथम निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह। और अभी करंटली हैं प्रेम सिंह मेहरा। प्रेम सिंह मेहरा हैं, ये वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त हैं। और निर्वाचन आयुक्त के अंदर CM की इसके अंदर परमिशन ली जाती है, और जो इसको इलेक्ट करता है या इसे यहाँ पे नियुक्त करता है वो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है। वैसे तो राज्यपाल की नियुक्ति होती है, बट इसके अंदर एडवाइजरी होती है चीफ इलेक्शन कमीशन। जो हमारा मुख्य निर्वाचन आयोग है, उसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, वो यहाँ पे इनको CM की सलाह से यहाँ पे नियुक्त करते हैं। दूसरी बात है, अगर हम बात करते हैं राज्य सूचना आयोग, तो राज्य सूचना आयोग का संबंध क्या है इसको समझिए। राज्य सूचना आयोग समझने से पहले आप एक चीज़ समझिए, RTI एक्ट, आपने नाम पढ़ा होगा RTI एक्ट 2005। जब RTI एक्ट बना था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इसके अंदर हम बात करते हैं कि ये जब बना तो 2006 के अंदर, कौन सा 2006, 18 अप्रैल 2006 के अंदर राज्य सूचना आयोग के गठन की बात की गई। और यहाँ पे मार्च 2000 से राज्य सूचना आयोग का गठन भी यहाँ पे हो गया, ये प्रभावी रूप से क्रियान्वित हुआ। 1+4 मेंबर थे फर्स्ट के अंदर। फिर ये 2006 के अंदर ये अमेंडमेंट होता है और यहाँ पे 1+2 का फॉर्मेशन रहता है। आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी जब भी हम बात कर रहे हैं राज्य सूचना आयोग की, तो 18 अप्रैल को 2006 को ही बना था RTI एक्ट की धारा 15 के अंदर। और इनका जो कार्यकाल होता है, इसके अंदर होते हैं एक अध्यक्ष और 10 सदस्य, फर्स्ट 1 चेयरमैन और 10 अदर्स मेंबर। 1+10 का कॉम्बिनेशन होता है राज्य सूचना आयोग के अंदर। और आप जानते हैं ये एक्ट से बना है, तो ये विधिक और स्वायत्त शासी निकाय होगा, तो ये ऑप्शन भी सही है।
विधिक हुआ या इसे सांविधिक कहें या इसे लीगल या वैधानिक कहें, सब चीज़ें सही हैं। और ये चीज़ें इसलिए सही हैं क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट है कि इसका जो निर्माण है वो संसद द्वारा पारित बिल के द्वारा, अधिनियम द्वारा होता है। तो ये भी सही है। स्वायत्त शासी का मतलब क्या होता है? ऑटोनोमस, यानी ये फ्री डिसीजन ले सकता है, इसमें किसी का इंटरप्शन या इंटरफेयर नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं प्रथम हमारे सूचना आयुक्त कौन थे, तो हम प्रथम सूचना आयुक्त के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट में हमारे सूचना आयुक्त थे एम.डी. कोरानी। आपने नाम सुना होगा, एम.डी. कोरानी। ये हमारे प्रथम सूचना आयुक्त थे। और अभी रिसेंटली करंटली हमारे हैं डी.बी. गुप्ता। ये पहले मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। ये हमारे वर्तमान में सूचना आयुक्त हैं। जैसे एम.डी. कोरानी के बाद भी आए, जैसे टी श्रीनिवासन आए, सुरेश चौधरी आए, अभी हमारे फोर्थ हैं वो डी.बी. गुप्ता हैं। अगर हम बात करते हैं राज्य महिला आयोग संवैधानिक और सलाहकारी, तो ये यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन है। ये कॉन्स्टिट्यूशनलाइज नहीं है, दैट इज़ रॉन्ग। ये एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट का काम है और जिसे बनाता है, तो इस तरीके से संवैधानिक नहीं हो सकता। अगर विधिक या सांविधिक होता तो इसे मान सकते थे, बट ये संवैधानिक नहीं है, राज्य महिला आयोग। और लोकायुक्त, लोकायुक्त के बारे में आप जानते हैं, एक संस्था है स्वीडन की, ओम्बुड्समैन। इस ओम्बुड्समैन ने इस लोकायुक्त के मामले के अंदर पूरा ये चीज़ चल रही है और ये एक तरीके से वैधानिक और सलाहकारी, ये चीज़ सही है। बेसिकली लोकायुक्त क्या है? लोकायुक्त एक स्वीडन वर्ड, स्वीडन से लिया गई अवधारणा या जो थ्योरीज है वो स्वीडन से ली गई। स्वीडन में एक संस्था है ओम्बुड्समैन, यानी एक पर्टिकुलर जो पर्सन है उसको अपॉइंट किया जाता है, जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर जो करप्शन है, इलीगल एक्टिविटीज़ है, इसके बारे में इन्फॉर्म करना, हाईलाइट करना। तो ये ओम्बुड्समैन स्वीडन में कहा जाता है। जैसे आप ब्रिटेन के अंदर जाएंगे तो वहाँ इसे प्रोसिक्यूशन या आप इसे कमिश्नर, रशिया में जाएंगे कमिश्नर, इस अलग अलग नाम है। पर हमारे देश में जो केंद्र के संदर्भ में लोकपाल और राज्य के संदर्भ में लोकायुक्त हैं। इनका काम होता है भ्रष्टाचार को हाईलाइट करना, जो भी करप्शन है उसको हाईलाइट करना, उसके बाद जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ है उसके ऊपर स्वतः संज्ञान लेना। ये सब चीज़ें एक तरीके से एडवाइजरी होती है, किसी को दंडित नहीं कर सकते या एक पेनल्टी नहीं लगा सकते। पेनल्टी जब लगेगी जब एक तरीके से वो गिल्टी हो जाए, यानी गिल्टी में आए या एक तरीके से वो प्रूव हो जाए संबंधित अधिकारी या लोक सेवक, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट केस करके इसको आगे बढ़ा सकती है पनिशमेंट की तरफ। दूसरी बात करें लोकायुक्त, लोकायुक्त के अंदर हमारी सबसे पहले बात आती है, एक प्रसिद्ध कानूनविद है एल.एम. सिंघवी, इन्होंने शब्द यहाँ इसको यूज़ किया था, लोकायुक्त। तीसरी बात करते हैं यहाँ पे कि मोरारजी देसाई की जब गवर्नमेंट थी तब भी ये बात की गई थी कि यहाँ पे ऐसी संवेदनशील संस्था का निर्माण करना ज़रूरी है जो भ्रष्टाचार के मामले में लोगों को राहत दिलाए। दूसरी बात हम राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में कहें तो राजस्थान के अंदर हरिश्चंद्र माथुर समिति बनी थी फर्स्ट ARC के दौरान, तब यहाँ बात की गई थी लोकायुक्ति। इससे पहले भी हमारे राजस्थान में अभी राजस्थान के अंदर एक और चीज़ पहले से अभिकरण आयोग यहाँ बना था, शिकायत अभी निवारण अभियोग, तो वहाँ भी ये सब चीज़ें लोकायुक्त से पहले चल रही थी पर इतना इफेक्टिव नहीं थी। अगर हम बात करते हैं लोकायुक्त के कार्य क्या है, लोकायुक्त के कार्य भ्रष्टाचार को हाईलाइट करना। दूसरी बात अगर हमें समझना है लोकायुक्त का स्कोप ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, यानी किसको लोकायुक्त के दायरे में रखा गया है और किन अधिकारियों या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको नहीं रखा गया है। क्वेश्चन यहीं से आपके बिल्टअप होते हैं, किसके अंदर लोकायुक्त जांच कर सकता है और किस अधिकारियों या नेताओं की जांच ये नहीं कर सकता है, उसको समझते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू। राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? आप क्वेश्चन समझिए, अगर सम्मिलित करेंगे कहाँ पे लोकायुक्त जांच कर सकते हैं? प्रथम लोकायुक्त आप जानते हैं ID दुआ, न्यायमूर्ति ID दुआ, और अभी करंटली हैं प्रताप कृष्ण लोहरा, प्रताप कृष्ण लोहरा अभी रिसेंटली करंट में, और ये फर्स्ट में थे ID दुआ, और प्रताप कृष्ण लोहरा अभी वर्तमान में लोकायुक्त है। इससे पहले सज्जन सिंह कोठारी थे। अब यहाँ बात करते हैं लोकायुक्त की नियुक्ति कैसे होगी। लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए जो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो फॉर्मर जस्टिस होते हैं इनको यहाँ पे रिक्रूट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, और इनकी नियुक्ति के अंदर राज्यपाल इनकी नियुक्ति करते हैं। CM की इसके सलाह होती है, CM के साथ इसके अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन वो भी इसके अंदर सम्मिलित होते हैं, और दूसरा उस स्टेट के चीफ जस्टिस जो उस पर्टिकुलर राज्य के मुख्य न्यायाधीश है उनकी सलाह से अपॉइंट किया जाता है।
और लोकायुक्त के इससे पहले जो बीजेपी गवर्नमेंट थी तब इसका टेन्योर या टर्म या कार्यकाल की बात करें वो 8 साल कर दिया था, 5 साल से बढ़ाकर अब वापस 5 साल कर दिया कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर। दूसरी बात करते हैं हम क्षेत्राधिकार। यानी क्षेत्राधिकार मतलब लोकायुक्त किन अधिकारियों, किन व्यक्तियों, किन की जांच कर सकता है, उनका दायरा कितना है, उनका लिमिट कितना है, उनका स्कोप ऑफ एग्जीक्यूशन कितना है, ये लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार के बारे में हम पढ़ते हैं। अगर हम लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले किन्हें ये इन्वेस्टिगेट कर सकता है, तो इन्वेस्टिगेट किसे कर सकता है, एक तो जितने भी लोक सेवक हैं, लोक सेवक हैं या पब्लिक सर्वेंट हैं, इनको ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। दूसरा ये कर सकते हैं प्रधान उप प्रधान, आपने पढ़ा होगा पंचायत समिति में प्रधान उप प्रधान, इन्हें कर सकते हैं। इसी तरह आप जिला परिषद के अंदर जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख, इसे भी कर सकते हैं। दूसरा ये कर सकते हैं जितने भी ये जो स्टेट की जो कंपनीज होती हैं जैसे बीज निगम, खाद निगम, इनके अध्यक्ष अधिकारियों की भी ये जांच कर सकते हैं। अब किन्हें नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट के जो भी न्यायालय से संबंधित अधिकारी हैं या देश के किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, वहाँ उनकी ये जांच नहीं कर सकते लोकायुक्त। दूसरी बात, ये जांच नहीं कर सकते मुख्यमंत्री की, महालेखाकार की, उसके बाद सरपंच की जांच नहीं कर सकते हैं। ये सब चीज़ें लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में नहीं है। बट रिसेंटली अभी ऐसा न्यूज़ में आया है कि जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, सीएम हैं और सरपंच हैं, उनको भी इनके दायरे में लाया जा रहा है। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आंसर देते हैं। निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? मुख्यमंत्री को सम्मिलित नहीं किया गया, सही है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इनकी भी बात सही है। जुडिशरी इसके अंदर नहीं है। विधानसभा के जो कार्यालय के सदस्य हैं वो भी नहीं है। उसके बाद है राजस्थान सरकार के सभी विभागों के सेवा के सदस्य, ये भी सही, पब्लिक सर्वेंट। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और ग्राम पंचायत का सरपंच, ग्राम पंचायत का सरपंच इसके अंदर शामिल नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। ग्राम पंचायत का सरपंच इसके अंदर शामिल नहीं है। राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ये भी इसके अंदर शामिल नहीं होगा। सरपंच भी नहीं है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा? सम्मिलित नहीं है उसके अंदर 1 2 3, दिस इज राइट। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन है, इसे हम यहीं समअप करते हैं, फिनिश करते हैं, कंप्लीट करते हैं। कल नेक्स्ट फिर हम आएंगे राजस्थान रिव्यू के अंदर, पार्ट 3 के अंदर। इसके अंदर हम जो डिफरेंट हमारे जो क्वेश्चन हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देयरफॉर फिर हम और आगे मूव करेंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट BCTQ पैटर्न पे है, उसको आगे बढ़ाने के लिए। और ये टोटली बेस्ड है आपके एग्ज़ाम के लेके, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 18 मई को। उस दिन तक हम इसको ट्राई करेंगे, इसको रेगुलर करने की। यहाँ पे नॉन टेक के साथ टेक के क्लासेस भी चल रही हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। बेसिकली ये चीज़ें हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, आप कैसे भी इसको रिवाइज करते रहें जो आपने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा है। तो मैं आपसे फिर कल वापस मिलता हूँ। वर्क हार्ड, वर्ड इज़ योर्स, और ट्राई टू विन, रेडी टू विन एंड फाइट टू विन। ओके, थैंक यू।